जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने देखा था राज्य व्यवस्था की परिभाषा, संविधान की परिभाषा, प्रमुख शब्दावलियां। जैसे हमने क्या देखा था वहां पर कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, ऐसे शब्दों का वहां पर हमने क्या किया था, अध्ययन। तो जिस भी बच्चे ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे पहली क्लास वो देख सकता है। आज हम आगे देखेंगे संवैधानिक विकास। क्या देखेंगे? संवैधानिक विकास। वहां पर हमने पिछले वीडियो में कई सारी चीजों को हमने वहां पर समझ लिया था। अब हम आगे देखेंगे यहां पर संवैधानिक विकास में कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया क्या देखेंगे। हम यहां पर भारत में संवैधानिक विकास की क्या देखेंगे, प्रक्रिया, यानी वर्तमान में हमारा जो संविधान है वो कैसा बना, और कंपनी का शासन भी देखेंगे। कंपनी का शासन कब से कब तक? 1773 से लेकर 1858 तक। आ रही बात समझ में? कंपनी का शासन भी हम यहां पर देखेंगे, और उसके बाद के भी प्रमुख अधिनियम देखेंगे हम 1861 का, जैसे ठीक है 1909 का, 1990 का, 1935 का, यानी सारे अधिनियम आज हम यहां पर पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करेंगे और 1935 के अधिनियम तक जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए मैं बात करूं यहां पर पहला कानून या पहले अधिनियम की। बात करूं मैं यहां पर पहले अधिनियम की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या कंपनी द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून। ठीक है, कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में आप हर चीज समझना यहां पर, और ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सुनना मेरी बात को। सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका अत्यधिक क्या है, संवैधानिक महत्व है। इसका बहुत ही क्या है, संवैधानिक महत्व, और ये पहला लिखित कानून है या पहला लिखित अधिनियम है। आ रही बात समझ में? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो हमारे संविधान का विकास यहां से हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करूं मैं यहां पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है। मैंने आपको बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। हमारे यहां पर क्यों आती है? व्यापार करने के लिए। फिर धीरे धीरे प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है। धीरे धीरे वो क्षेत्रीय शक्तियों को क्या करने लग जाती है, अर्जित, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद करो सभी लोग, पिछले वीडियो में पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ाया था दो प्रमुख युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ कंपनी का हम पर शासन करने के लिए, ब्रिटिश सरकार का हम पर शासन करने के लिए। इतनी चीजें हमने देखी थी। अब हम देखेंगे यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला क्या है, कदम है दोस्तों। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। यानी कंपनी के कौन कौन से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या दी गई थी, मान्यता। किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसके द्वारा ही भारत में कैसी प्रशासन की नींव डली? केंद्रीय प्रशासन की पहली बार नींव डली गई। किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और प्रावधान इस अधिनियम के देखेंगे हम यहां पर कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, और यही जो विशेषताएं हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप मेरी बातों को यहां पर सुनते चलना। इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर था, उसे बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। यानी बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल पद दिया गया। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये चीज याद रखना है हमको। अगला फैक्ट देखेंगे यहां पर, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यानी जो क्या मद्रास एवं बंबई है, इनके जो गवर्नर अभी तक क्या थे, अलग अलग, अब इनको किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन। आ रही बात समझ में? तो क्लियर है सभी को? क्या दोस्तों, क्या कर दिया गया, जो बंबई का गवर्नर है और कौन सा
कौन सा गवर्नर है दोस्तों? मद्रास का गवर्नर है। बंबई और मद्रास का गवर्नर किसके अधीन कर दिया गया? इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर के अधीन। तो पहला फैक्ट तो इंपॉर्टेंट, क्या भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये चीज याद रखना है। अगली चीज, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के। कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं हम? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बात भी यहां पर सुनते चलना आप लोग, ठीक है। अगली इसकी विशेषता देखते हैं, इसी अधिनियम की 1773 की बात करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में 1774 में। कब? कलकत्ता में 1774 में। सुनना मेरी बात को, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की क्या की गई? स्थापना, ठीक है, जिसमें क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कब? 1774 में, ठीक है। कहां पर? कहां पर? कलकत्ता में क्या स्थापित किया गया था? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1774 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के अधिनियम के तहत, जिसमें एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश। और वो मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो उस मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एलिजा एम्पे। क्या नाम है? सर एलिजा एम्पे। आ रही बात समझ में? तो पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? नोट डाउन जरूर करें, कहां पर? तो कलकत्ता में। किस वर्ष? 1774 में। कब? 1774 में, 1774 में। और एक और बात, और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना है, कौन है? सर एलिजा एम्पे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़े अगली स्लाइड की ओर। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हम लोग। हाँ, अभी हम वही पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने बताया था ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत क्या कंपनी के कर्मचारियों को क्या बोल दिया गया? कि आप क्या नहीं करोगे? निजी लोगों से उपहार वगैरह, और क्या नहीं करोगे? उनसे व्यापार। आ रही बात समझ में? तो निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया। किस अधिनियम के तहत? 1773 के अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर क्या हो गया? नियंत्रण। यानी जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में है, उसने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का एक गठन किया, और उसके द्वारा जो कंपनी पर क्या हो गया? नियंत्रण। यानी कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार कहां से करने लगी? ब्रिटेन से। और किसके द्वारा? किसके द्वारा दोस्तों? गवर्निंग बॉडी कौन सी है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने के लिए क्या था? आवश्यक कर दिया गया। तो सुनना मेरी बात को, क्या इस अधिनियम के प्रावधान? एक तो इस अधिनियम का प्रावधान प्रमुख रूप से क्या बात करें? पहला, इस अधिनियम का अत्यधिक क्या है? संवैधानिक महत्व है, ठीक है। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल पद दिया गया। और क्या क्या कर दिया गया दोस्तों? बंगाल के अधीन क्या कर दिया गया? बंबई और मद्रास कर दिया गया। आ रही बात समझ में? तो सुनना मेरी बात, तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। एक फैक्ट तो ये याद रखना है अपने को। अगला फैक्ट क्या याद रखना है अपने को? यहां पर बंगाल के अधीन क्या कर दिया गया? बंबई और मद्रास कर दिया गया। अगला, इस अधिनियम कौन सा? 1773 के तहत ही क्या कर दिया गया? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। एक ही याद रखना है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एलिजा एम्पे। और साथ ही साथ हमको यहां पर याद रखना है कि क्या कर दिया गया? निजी व्यापार और उपहार लेने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार करने और उपहार पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगाया गया। और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, ठीक है। और कंपनी के माध्यम से कंपनी पर क्या कर दिया गया? नियंत्रण। और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना क्या था? आवश्यक था। तो अभी कौन सा अधिनियम पढ़ा हमने यहां पर? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? तो ये पहला लिखित कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो ब्रिटिश सरकार का पहला लिखित कानून पढ़ लिया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा कौन सा अधिनियम है? 1784 का पिट्स। यानी जो 1773 की जो कमियां थी, यानी 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए
क्या दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे क्या बोलते हो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी जो 1773 का अधिनियम इससे पहले हमने जो पढ़ा, इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया, 1781 में। ठीक है, इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसका नाम क्या है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम यहां पर किसकी बात करेंगे अब, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत ही दोहरा प्रशासन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। कैसा, यानी कंपनी के प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। कैसे किए गए वो यहां पर देखेंगे। अभी 1784 का कुछ बचा फैक्ट हम यहां पर देखेंगे। क्या बोला मैंने अभी, 1784 के तहत, ठीक है, कौन सा प्रशासन प्रारंभ किया गया, दोहरा प्रशासन प्रारंभ किया। यानी दोहरा प्रशासन यानी क्या, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग। यानी व्यापारिक कार्य अलग और कौन से, राजनीतिक कार्य अलग। बात ध्यान से सुनना, व्यापारिक मामलों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तथा राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बात को ध्यान से सुनना, किसके लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए। किसके लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक कार्यों के लिए, किसके लिए, राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो दोहरा प्रशासन या कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोलर, किस अधिनियम के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहां पर दूसरा अधिनियम अपना क्या होता है, समाप्त। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, अभी तक हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यहीं पर हमने पढ़ा था 1781 का कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा लाया गया, 1781 में, जिसे आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और फिर कौन सा है, 1784 का, जिसे आप किस नाम से जानते हो, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, दो अधिनियम हमने यहां पर पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। अगले अधिनियम की अगर मैं बात करूं, चार्टर एक्ट 1813, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या था, कंपनी के जो व्यापार के एकाधिकार क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। यानी कंपनी के भारत के साथ क्या थे, जो व्यापारिक अधिकार, उसको छीन लिए गए और भारतीय व्यापार अब सभी के लिए क्या कर दिए गए, खोल दिए गए, केवल दो चीजों को छोड़कर। ठीक है, चीन और चाय को छोड़कर। आ रही बात समझ में, चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार रहा केवल किसका, कंपनी का। बाकी जो भी था, अन्य भी भारतीयों के साथ क्या कर सकते थे, व्यापार। यानी कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। केवल किसको छोड़कर, चीन और चाय का व्यापार केवल कंपनी ही कर सकती है। और क्या था, अब भारतीय व्यापार अभी सभी के लिए खोल दिए गए। ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार की क्या दे दी गई, आज्ञा। यानी जो ईसाई मिशनरियां थी, उनको क्या बोल दिया गया, भारत में जाकर वो क्या कर सकते, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। और इसी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च। क्या, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का क्या था, प्रावधान किया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान था। तो आपको तुरंत बताना है क्या, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान हो गए यहां पर, व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त, केवल चीन और चाय को छोड़कर। और अगला क्या, ईसाई मिशनरियों को क्या कर दिया गया, धर्म का प्रचार की आज्ञा दी गई। और 1 लाख रुपए खर्च क्या क्या रखा गया, प्रावधान, किस पर, शिक्षा पर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ऐसे अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 1773 हो गया है, 1781 हो गया है दोस्तों, 1700 क्या हो गया है, 84 हो गया है, और 1813। आ रही बात समझ में, ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ते चलना। आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर। सुनना, अगला अधिनियम 1833 का चार्टर। देखो 1813 का पढ़ा, इसके बाद पढ़ रहे हैं 1833 का। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। यानी चीन और चाइना के साथ जो व्यापार था वो भी पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तथा उससे क्या बना दिया, कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। अब कंपनी क्या बन गई मेरे दोस्त, प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था। यानी व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से
समाप्त, जो चीन और चाइना था उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत के प्रशासन का क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे किसे बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। सुनो, अपन ने पढ़ा था ना 1773 में, क्या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल, इसे कहां का बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आ रही बात समझ में, कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आ रही बात समझ में, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब वो कहा, अब उसका पद समाप्त कर दिया गया और कौन सा बना दिया गया, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आ रही बात समझ में इतनी। चलिए, तो इतनी चीजें लिंक के साथ आप यहां पर समझते चलना। तो 1833 का अधिनियम यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, नहीं इसमें कुछ फैक्ट और है। तो क्या क्या अपने को, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, भारत का प्रशासन अब क्या कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर कहां, क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। और कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ेंगे अगले फैक्ट की ओर हम, कि कानून 1833 ही चल रहा है दोस्तों। ठीक है, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है, यानी कानून बनाने के लिए जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में थे, इसमें एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को सम्मिलित। और कानून को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग की क्या की गई, नियुक्ति की गई। आ रही बात समझ में। तो विधि आयोग की नियुक्ति किस, 1833 के अधिनियम के तहत। और इसी विधि आयोग या लॉ कमीशन के प्रमुख अध्यक्ष कौन बने थे, लॉर्ड मेकाले। कौन बने थे, लॉर्ड मेकाले। तो विधि आयोग के प्रमुख कौन बने थे, लॉर्ड मेकाले। और इसी अधिनियम के तहत 1843 में, कब, 1843 में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये सब किस अधिनियम में पढ़ रहे हैं, 1833 के। और एक महत्वपूर्ण धारा थी 87, जिसके द्वारा वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव की क्या कर दी गई, समाप्ति। यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सरकारी चयन में व्यवस्था थी उसको क्या कर दी गई थी, समाप्ति। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको यहां पर याद रखना है। तो बंगाल के गवर्नर कौन बन गए, भारत के गवर्नर जनरल। यहीं पर क्या बना, विधि आयोग, लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, कौन बनते हैं, लॉर्ड मेकाले। और जो दास प्रथा है, जो दास प्रथा प्रचलित है, इसको क्या कर दिया गया, गैर कानूनी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। आ रही बात इतनी समझ में, समझ पा रहे हो आप चीजों को। तो ऐसे धीरे धीरे अधिनियम हम यहां पर आगे बढ़ते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर। चलिए, 1833 का हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। 1853 का चार्टर अधिनियम बहुत ही अच्छा है। इस अधिनियम में क्या पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए क्या कर दी गई, खोल दी गई। यानी खुली प्रतियोगिता का क्या होने लगा, आयोजन होने लगा। ठीक है, तो खुली प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा और क्या, सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। और पहले आईसीएस बनते हैं कौन, कौन बनते हैं पहले आईसीएस, कौन बनते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन सिलेक्ट होते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या बनते हैं, पहले आईसीएस। आ रही बात समझ में, ठीक, इंपीरियल सिविल सर्विस के तहत। ठीक है, तो जो सिविल सेवा सर्विस अब क्या सभी के लिए खोल दी गई, यानी खुली प्रतियोगिता का क्या होने लगा, आयोजन। और पहली बार व्यवस्थापिका की क्या की गई, स्थापना, या किसकी, विधायिका की क्या की गई थी, स्थापना। आ रही बात समझ में। तो क्या क्या इसमें हमको याद रखना है, 1853 के चार्टर में क्या याद रखना है, पहला आईसीएस कौन बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो सिविल सेवा सभी के लिए खुली प्रतियोगिता 1853 में। और पहली बार व्यवस्थापिका या विधायिका की क्या की गई, स्थापना की गई। और वो यानी जो ये व्यवस्थापिका बनेगी, इन्हें अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप क्या कर सके, नियमों का क्या कर सके, निर्माण कर सके। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम की और, यानी कहां तक पहुंच गए हम, 1853 तक। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को। तो ऐसे धीरे धीरे हमें सारे अधिनियम याद करना है और इनको क्या करना है, समझना है। यानी हमारे संविधान का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। समझे आगे अपन यहां पर। चलिए आगे अगर मैं बढ़ूं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आप सभी को याद होगा 1857 की क्रांति होती है और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम आता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम का क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया। और जितनी भी शक्तियां हैं वो ब्रिटिश राजशाही को क्या कर दी जाती
जाती है हस्तांतरित, और अब भारत का शासन किसके अधीन हो जाता है? महारानी विक्टोरिया के अधीन, यानी जो कंपनी शासन प्रशासन कर रही थी अब उसे क्या कर दिया जाता है? भारत में समाप्त कर दिया जाता है। उसकी जगह शासन कहां हस्तांतरित कर दिया जाता है? ब्रिटिश सरकार को। किसे? महारानी विक्टोरिया को। किसे? महारानी विक्टोरिया, यानी जो भारत का शासन अब कहां से? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी महारानी विक्टोरिया के द्वारा क्या होगा? संचालित होगा। ठीक है, तो 1858 के अधिनियम की और क्या प्रावधान है? गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल थे भारत के बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब इस गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने, यानी भारत के पहले वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया? समाप्त। तुरंत याद करो, अपन ने पढ़ा था 1784 के, यानी क्या? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और उसे ही इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया मेरे दोस्त? समाप्त कर दिया गया। आ रही बात समझ में? तो कहां पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोल? 1784 के एक्ट में। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे अगर बात करें भारत परिषद अधिनियम 1861, सुनना इस बात को ध्यान से कि कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या किया गया? भारतीयों को क्या किया गया? शामिल किया गया। अब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, और शामिल कौन? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को विधायिका में क्या किया गया? शामिल किया गया। कहां पर? विधायिका में। आ रही बात समझ में? तो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। और पहली बार अध्यादेश का प्रावधान लाया गया। जैसे वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश का प्रावधान। क्या है अध्यादेश का प्रावधान? क्या होता है? अगर अपन वर्तमान में बात करें अध्यादेश की, क्या होता है? जब क्या होता है दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी क्या हो कार्यवाही नहीं कर रहा है या कोई भी सदन नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत क्या लाया जाता है? अध्यादेश। तो अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1861 में, है ना दोस्तों? तो अध्यादेश का प्रावधान और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को क्या किया गया? शामिल किया गया। रॉयल एक्ट 1876 1876, यानी इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या किया गया? रानी घोषित किया गया। किसे? महारानी विक्टोरिया को किसे क्या घोषित किया गया? भारत की रानी। आगे बढ़े हम लोग अगले अधिनियम के लिए तहत। चलिए अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत परिषद अधिनियम 1892। सुनना मेरी बात को, पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। दो निर्वाचन होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है क्या? अप्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष यानी क्या? जिसमें जनता की भागीदारी क्या हो? सीधी होगी, वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। जिसमें जनता की भागीदारी सीधी ना हो, क्या होगा? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात पहली बार 1892 में, और पहली बार बजट सत्र में भारतीयों को क्या किया गया? शामिल होने का क्या था? प्रावधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले अधिनियम की ओर, कि भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। क्या है इसमें समझेंगे हम। ठीक है, मार्ले कौन? भारतीय सचिव। मार्ले कौन है? भारतीय सचिव। और मिंटो कौन है? वाइसराय। ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। अब सुनना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के क्या प्रावधान थे? इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारत में उग्रवादी क्रांतिकारी क्या है? राष्ट्रवाद, इसका मुझे क्या करना है? दमन करना है। यानी भारत में जो क्रांतिकारी हो रही है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, इसका दमन करना है। इस अधिनियम का क्या था? उद्देश्य। और जो भारतीय सचिव की क्या? परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम क्या किया गया? भारतीय सदस्यों को क्या किया गया? शामिल। यानी जो भारत के वायसराय की कार्यकारिणी में सबसे पहले भारतीयों को शामिल किया गया। और कौन भारतीय था पहला शामिल होने वाला? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। आ रही बात समझ में? और भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आ रही बात समझ में? इतनी चीज क्लियर है। कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारतीय सचिव और मिंटो कौन? वायसराय। यहां पर
क्लियर है। इस समय मार्ले कौन है? भारतीय सचिव और मिंटो वायसराय, और इसका उद्देश्य क्या? राष्ट्रवाद का क्या करना है? दमन करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी 1909 के अधिनियम में क्या सांप्रदायिकता के आधार पर क्या किया गया? निर्वाचन पद्धति को शामिल क्या किया गया कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया गया, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला गया? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्या किया गया? अब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल एवं भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किसने किया? लॉर्ड मिंटो ने। किसे? लॉर्ड मिंटो ने। और इसे ही क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है? जनक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सांप्रदायिकता के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अगला प्रमुख अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। यहां पर मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव है यहां पर, और चेम्सफोर्ड कौन है? कौन है? वायसराय, भारतीय वायसराय। आ रही बात समझ में? क्लियर है। चलिए, तो मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव और ये चेम्सफोर्ड वायसराय। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के क्या प्रावधान थे? इसमें पहली बार क्या? द्विसदनीय व्यवस्था। कौन सी? द्विसदनीय व्यवस्था का क्या किया गया? क्या की गई व्यवस्था? या द्विसदस्यीय व्यवस्था का क्या किया गया? प्रावधान। यानी द्विसदस्यीय क्या? यानी लोकसभा और राज्यसभा का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या की गई थी? व्यवस्था। अभी बताया था जिसमें जनता की सीधी भागीदारी हो वो कौन सा? प्रत्यक्ष, और जिसमें ना हो वो अप्रत्यक्ष। तो कौन कौन सी? द्विसदनीय, द्विसदस्यीय व्यवस्था का प्रावधान, यानी लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान 1919 में किया गया, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग की क्या की गई थी? स्थापना 1919 के तहत। तो क्या क्या? द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदस्यीय व्यवस्था किसमें? लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। आगे बढ़े। अगर हम लोग यहां पर पहली बार मत देने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम के तहत ही क्या? महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला। ठीक है, तो महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत। साथ ही प्रांतों में क्या की गई? द्वैध शासन प्रारंभ, जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या कर दिए गए? अलग। यानी 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या था? तो क्या उत्तरदायित्व एवं अधिकार दोनों का क्या कर दिया गया था? पृथक्करण कर दिया गया था। ठीक है, तो 1919 के जो प्रावधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा, पहली बार मत देने का अधिकार किसे? महिलाओं को दिया गया। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में हमने इतनी सारी चीजें देखी यहां पर। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935, खूब महत्वपूर्ण है समझना। यह अधिनियम भारत में जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ, या वर्तमान में जो संविधान है उसके निर्माण में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक लंबा और विस्तृत क्या है? दस्तावेज, जिसमें 321 धाराएं हैं और 10 क्या है? अनुसूचियां। यानी 321 धाराएं 1935 के अधिनियम में, और इसी में क्या है? 10 अनुसूचियां। तो क्या क्या प्रावधान है सुनना इसमें। 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है उसकी बात करेंगे हम लोग यहां पर। हाँ, तो इसमें प्रावधान है, इसमें संघीय व्यवस्था की क्या की गई थी? स्थापना। ठीक है, संघीय व्यवस्था की स्थापना कैसे? केंद्र एक अलग और राज्य और रियासतों को एक इकाई माना गया। सुनना मेरी बात को। संघीय व्यवस्था कैसे? संघीय व्यवस्था कैसे? क्या? यानी संघ तो एक अलग हो जाएगा, और एक क्या? राज्य और रियासतों को क्या माना गया? एक क्या बना दी गई? इकाई। तो एक इकाई ये हो गई मिलाकर, और एक क्या? संघ की इकाई। तो संघीय व्यवस्था पहली बार, ठीक है, संघीय व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम में? 1935 में। और संघ और इन इकाइयों के मध्य, संघ और इकाइयों के मध्य क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन। यानी क्या क्या? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान इसमें, और संवर्ती सूची के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां होगी, कौन सी अवशिष्ट शक्तियां होगी? वो वायसराय को दी गई। ठीक है, आगे बढ़े। 1935 में क्या? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी 1 अप्रैल 1935 को क्या की गई थी? आरबीआई की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी।
ठीक है। 1937 में किसकी स्थापना? संघीय न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना। और जो प्रांतों में द्वैत शासन था वो क्या कर दिया गया? समाप्त, जो 1919 के अधिनियम में पढ़ा था हमने। और केंद्र में क्या कर दिया गया? द्वैत शासन व्यवस्था क्या कर दी गई? प्रारंभ। यानी 1919 में प्रांत में हुई थी, उसे समाप्त करके केंद्र में क्या कर दी गई? प्रारंभ कर दी गई। यानी संघीय व्यवस्था क्या? 1935 के अधिनियम में। और शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती 1935 में। आरबीआई की स्थापना की गई, साथ ही साथ संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आ रही बात समझ में? तो 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने दोस्तों कहां तक देख लिया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ शुरुआत करी थी हमने और 1935 के अधिनियम में समाप्त। एक और अधिनियम बचा है 1947 का, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही आपको और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए यहीं मैं क्लास को समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।